नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो काल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच ऑपरेशन महादेव को लेकर के विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को। विपक्ष का कहना है कि सोमवार को ही पहलगाम के आतंकियों का एनकाउंटर क्यों किया गया। विपक्ष यहीं नहीं रुका, सवाल यह भी उठाया गया कि संभव है कि आतंकी पहले पकड़ लिए गए हों और कार्रवाई अब की गई हो। विपक्ष ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ऑपरेशन महादेव के पीछे सरकार की मंशा राजनीतिक लाभ लेने की है। उधर पहलगाम हमले को लेकर के पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लश्कर और टीआरएफ के बीच संबंध हैं, या कहें कि टीआरएफ एक तरह से लश्कर ही है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार से आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता रहा है। अब जबकि यूएनएससी की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है, तो भारत को इस मुद्दे पर और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि ऑपरेशन महादेव पर प्रश्न उठाकर क्या पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत कर रहा है विपक्ष? और विपक्ष को महादेव और शिव शक्ति नामों से आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत इन नामों से है या आतंक के सफाई से? और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता को तमाशा बताना क्या सेना का अपमान नहीं है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? मैं हैरान हूं। यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ जी, एक ही बात कह सकता हूँ जी, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। 3 महीने बाद पकड़े गए आतंकवादी, और 2 किलोमीटर दूर क्या कर रहे थे भाई? कहाँ ढूंढ रहे थे? उन्हें कहीं रखा हुआ था कि जब ज्यादा दबाव बनेगा, ज्यादा सवाल उठेंगे, तब उनको मार दिया जाएगा? महादेव के नाम पे ऐतराज है, मतलब धर्म पूछ के मारा गया हिंदू कहने पर प्रियंका को ऐतराज है। फिर ये ऐतराज बना है क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है। इसको जानना चाहती है, इसलिए उस पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा रहा। भाई आतंकवादी तो किसी के धर्म के नहीं होते, किसी देश के नहीं होते। आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, उनको मार गिराया, अच्छी बात है। बहुत गंभीर मुद्दा है और उतने ही गंभीर मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ आज पैनल में हैं। भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही पलों में यहाँ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं। कर्नल यूएस राठौर रक्षा विशेषज्ञ यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद मसूद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप ही से मैं रिएक्शन लूंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जाहिर सी बात है वो जवाब सरकार की तरफ से भी आने हैं। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि भाई हमसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। क्या इस तरीके की ऊल जलूल बयानबाजी से सवाल सरकार से पूछे जाएं? क्या विपक्ष से सवाल पूछना गुनाह है? अगर विपक्ष इस तरीके का नैरेटिव स्थापित कर रहा है कि यहां ड्रामा चल रहा है, देश की सेना के शौर्य को इनडायरेक्टली ड्रामा बताया जा रहा है, लगातार ऑपरेशंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर सवाल किससे किए जाएं? अनुराग भाई, एक तो एक ही सवाल पूछा जाता है मुद्दे पर। एक ये भी भ्रम की बात है कि सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है सरकार से, और विपक्ष से इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि विपक्ष कोई सरकार में तो है नहीं, उसको कोई निर्णय नहीं लेना है, उसको कोई जवाबदेही नहीं देनी है। लेकिन सवाल क्या पूछे जाएं? क्या संसद में जो 2 दिनों की बहस चली लोकसभा में और अब राज्यसभा में भी, क्या अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इस बहस से पहले नहीं दिए जा चुके थे? जवाब है दिए जा चुके थे।
चलो मान लिया, मेरा मानना है कि सदन में ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, एक बार पक्का हो जाए, पुख्ता हो जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोल दिया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बोल दिया। लेकिन अगर उसके बाद भी ये शब्द आ रहा है कि तमाशा, और ये तमाशा किसने कहा? मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, प्रणीति शिंदे। प्रणीति जी बिटिया किसकी है? सुशील कुमार शिंदे जी की। सुशील कुमार शिंदे कौन है? वही है जिनको कश्मीर के लाल चौक पर जाते हुए इतना डर लगता था कि अब मैं उसका पूरा वो शब्द नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्या बताया था कि उनको लाल चौक पर जाते हुए क्या लगता था। तो ये यूपीए से और इस सरकार में जो बदलाव हुआ है उसका एक प्रमाण है। तो नंबर एक, प्रणीति शिंदे को अपने पिताजी से, सुशील शिंदे से पूछना चाहिए था कि क्या बदला है 370 के बाद, कश्मीर लाल चौक पर क्या होता, वो एक पता चल जाता। दूसरा, राहुल गांधी बहुत खतरनाक राह पर चल पड़े। मैंने कल प्रशंसा भी की। कल मैंने देखा तो मुझको लगा कि एक जोश उत्तेजना के साथ अच्छा है, विपक्ष के नेता के तौर बोलना चाहिए। हालांकि इतने उत्तेजित हो गए कि शायद उनके मुंह से कुछ गाली वाला शब्द भी निकल गया, थोड़ा बचा ले गए, लेकिन वो मेज पर हाथ ठोकते हुए आ गया। अब जरा आप कल्पना कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को वो अपमानित करने में कैसे 140 करोड़ भारतवासियों का पक्ष कमजोर कर रहे हैं कि आज उनका बयान आया, कह रहे वो ट्रंप दबा देगा, वो इसी ट्रेड डील के लिए तो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राहुल गांधी को भी पता है कि दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं। अगर ट्रेड डील के जरिए भारत पर दबाव बनाया जा सकता तो ट्रेड डील उसी समय हो गई होती। इसका मतलब है कि ट्रंप जानबूझकर भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कैसे भारत विरोधी हो गए हैं, कितने भारत विरोधी हो गए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, भले ही लगता है कि उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और भारत के हितों के खिलाफ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है सवाल तो मुद्दों पर पूछा जाता है। जो मैंने पहली लाइन कही थी, सत्ता पक्ष या विपक्ष जहां खड़ा होता है उसकी बात होती है। आज का मुद्दा क्या है? क्या आतंकवादी हत्यारे मारे गए? अनुराग भाई, आपके शो पर मैंने बहुत कड़ाई से पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जवाब दें कि वो हत्यारे आतंकवादी कहां गए जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा। जवाब मिल गया, तीनों ऊपर चले गए। क्या होगा उनका वो समझ में आया। ठीक है, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, ये सवाल पूछना जरूरी था। एयरबेस ध्वस्त हो गए, लेकिन एक सवाल था कि किसके कहने पर किया? भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया। दुनिया के किसी नेता ने, किसी ने हमको नहीं ये कहा कि आप रोक दीजिए। इससे ज्यादा स्पष्टता क्या हो सकती है? मुझे तो कई बार लगता है कि राहुल गांधी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते और इसीलिए इंदिरा गांधी तक के अब कागज निकलकर सामने आने लगे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब दीपक झा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। दीपक जी, पहले तो जो आकलन प्रस्तुत किया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, वो वाकई काबिल तारीफ था कि जिस तरीके से 29 बार ट्रंप के कहे को कोट किया राहुल गांधी ने संसद में। अगर ट्रेड डील के लिए यह दबाव होता तो वो डील हो चुकी होती, वो डील नहीं हुई, इसका मतलब है कि भारत दबाव में नहीं आया। दूसरी बात, भारत ने यह 2 बार साफ कर दिया प्रधानमंत्री के हवाले से कि हमने किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ठीक है, ये उनका आकलन था, इस पर बोलिएगा। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपने जब सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक पर, तब आपको उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के सवाल नहीं उठाती, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे राजनीतिक लाभ सुप्रीम होता है कि भाई हमारा देश हित की भावना जो है वो कितना वोट में तब्दील हो पाएगी, जनता हमें चाहती है कि नहीं चाहती। आपने जब एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए तब भी आपको उसका लाभ नहीं मिला। तीसरी बार आपने गलती की कि आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। आप इस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं? मेरा मतलब आपसे कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं समझ रहा हूं। देखिए अनुराग जी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? पहली बात, बिल्कुल सही बात। और सरकार अगर सवाल पूछने वाले को कुचलने का प्रयास करे, आंदोलन करने वालों को कुचलने का प्रयास करे, तो ये सरकार गलत है। सरकार नहीं है, फिर ये तानाशाही है, गलत है। लेकिन लोकतंत्र। किस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? किसी भी आंदोलन की, मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर ही तो ऑपरेशन सिंदूर पे है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है तो सरकार की शालीनता और विनम्रता इसी में होती है कि सबको विश्वास लें। जो कहते हैं मोदी जी
सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो विपक्ष को विश्वास में ले कि देश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं या विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं, बातें होती है। हर्षवर्धन सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं, उनके ज्ञान पे मैं कोई अंगुली नहीं उठाना चाहता, उनका अपना आकलन करने का तरीका है, करते रहिए, आपको बधाई हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका जाके, अनुराग भाई, चलिए आप जी तो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम से, सुनिए तो नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, भी विपक्ष के नेता है राहुल, तो बातें नहीं है, बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाके कह सकते हैं अब की बार, हाँ ठीक है, कहते हैं ना, तो फिर भारतीय संसद के अंदर ट्रंप का नाम लेने में क्यों उनके जवान को लकवा मार जाता है? आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो इन शब्दों में ट्रंप का खंडन करते, जिन शब्दों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि खंडन करें, फिर ट्रंप झूठा है, ही इज लायर, ऐसा बोल सकते थे क्या राहुल गांधी? मुझे बताइए अनुराग जी, कह दीजिए हाँ राहुल गांधी होते तो बोल देते प्रधानमंत्री। आपके नाम में नहीं बोल, सुनिए, आपके नाम में दो शब्द है, अनुराग और मुस्कान, और दोनों भरपूर है। सुनिए अनुराग तो आपका त्रिपाठी जी के साथ भरपूर है, क्योंकि जब सुने मेरे वरिष्ठ है, इसीलिए मैंने कहा पूरा अनुराग उनके साथ है आपका। जब वो बोलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, मेरे को बोलने पर भी मुस्कुरा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा मेरे साथ सिर्फ मुस्कान बचा है, तो मैं बोल रहा हूं, बोलने भी दे रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलने दीजिए सर। नरेंद्र मोदी जी अगर वहां के वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले सकते हैं और इतनी दादागिरी और इतनी हिम्मत दिखा सकते कि मैंने उनका कॉल 2 बार नहीं उठाया, तीसरी बार मैंने कॉल बैक किया कि भाई आपका फोन आया था, बताओ क्या इमरजेंसी हो गई, तो नरेंद्र मोदी जी एक बार लगाम ट्रंप को काबू में करते, एक चबाका मारते, वहां से कंट्रोल में करते। ट्रंप ने कल फिर कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान जैसे 6 बड़े युद्ध को रोक दिया है, कल फिर कहा है। हंसी नहीं आई ट्रंप की बात सुनकर? नहीं, ट्रंप की हंसी क्यों आएगी भाई? आप भारत की विपक्षी पार्टी होने के नाते एक ट्वीट ही कर देते ट्रंप को टैग करते हुए कि 5 देश और बताओ जिसके बीच मध्यस्थता करके। सुनिए, ट्रंप इस देश का मालिक नहीं है। ट्रंप ये आपने बात कही, तो फिर 29 बार ट्रंप ने जो कहा उसे कांग्रेस पार्टी संसद में क्यों कोट कर रही है, जब ट्रंप इस देश का मालिक ही नहीं है? ट्रंप इस देश का मालिक नहीं है, लेकिन अगर कोई मालिक बनने की कोशिश करेगा, हम अपने मालिक जो इस देश का प्रधानमंत्री है, देश का मालिक होता है, और उससे सवाल करेंगे कि दूसरा क्यों बीच में आ रहा है हमारे, क्यों बीच में नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को लेके आ रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाके ट्रंप के बीच में घुसते हैं, क्यों जो बाइडेन का प्रचार करते हैं, किस ट्रंप का प्रचार करते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने बीच में टांग अड़ाई थी जाके अमेरिका में, इसीलिए इस बार की बात, इसीलिए मैंने कहा पहले और दूसरे की बात, पहले की बात थी। आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि पहली बात तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं, सरकार का बयान आ चुका है कि हमने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी है। अब आपके जो बहुत वैलिड सवाल हैं वो मैं आरपी सिंह साहब से पूछूंगा। 10 सेकंड और दीजिएगा। एक 10 सेकंड, आपने कहा इतिहास की बात, 10 साल पुरानी बात। नरेंद्र मोदी जी काश आपके डिबेट सुन रहे हो तो देख लें कि इतिहास में मत जाइए, 70 साल पुरानी बातों में मत जाइए, प्रेजेंट में रहिए, आज की वर्तमान की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी अगर रोजगार पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना है, गली के गुंडा जैसा लग रहा था, लप्पेबाजी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा थोड़ी चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी, ऑपरेशन सिंदूर पे नरेंद्र मोदी जी, जहां तक इतिहास की बात है, दीपक जी, इंदिरा जी का नाम राहुल गांधी ने भी लिया, इतिहास के रेफरेंसेस लिए जाते हैं, इतिहास के रेफरेंस, इसे आपने 10 साल की बात करी, इसलिए मैंने कहा। तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश ने माना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ बल्ला और बंदूक एक साथ चलेगा। आरपी सिंह साहब, मैं बहुत अहम और गंभीर सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी ने कल सदन में पूछे कि जिम्मेदारी सरकार ने मानी, सरकार ने लूपहोल माना, सरकार ने माना सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई कि कौन जिम्मेदार था सुरक्षा में उस चूक का। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा, राजनाथ सिंह के उस बयान को उन्होंने कोट किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा में रिजल्ट देखा जाता है, कितनी पेंसिलें टूटी और कितने पेन खोए नहीं देखे जाते, या नहीं उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। भाई अगर हमारे जहाज गिरे तो वो पेंसिल और पेन नहीं थे, जहाज थे। क्यों नहीं सरकार ने बता दिया जिस नुकसान के बारे में कि वो नुकसान हुआ है? क्यों विपक्ष को आपने मौका दिया ये सवाल उठाने का? ये तो सब जानते हैं कि जब एग्जाम को देता है तो पेंसिल टूटती है, पेन खोता है, तो इसको क्यों नहीं ऑफिशियली बयान देकर के स्पष्ट किया गया? अनुराग भाई, पहले मैं क्रिकेट से ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि दीपक भाई बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनका मन में क्रिकेट छाया हुआ है। वो बीसीसीआई का फैसला है, वो
एशिया कप भारत सरकार का फैसला नहीं, भारत सरकार ने उससे फैसला लेना है अभी। गलत बात। मैं भी बीसीसीआई के धोखा नहीं, मैंने अच्छा नहीं चलिए इनको बोल लेनी चाहिए, फिर इनको अपनी बारी में बोलने दूंगा। नहीं बोलिए मैं आता हूँ आपके पास। देखिए वो एक अलग क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका फैसला है, सरकार ने फैसला उसमें लेना है। मैं भी इनके साथ हूँ कि उस पर फैसला ये होना चाहिए कि हमको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए उनके साथ, मैं इस पक्ष में हूँ। परंतु ये सरकार फैसला लेगी जब समय। इस ज्ञान के लिए ताली बजा दीजिए कि बीसीसीआई भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, मैं आपको ताली बजाने का आप भी ताली बजा दीजिए। नहीं मैं बजा दूंगा, ताली बजा दूंगा। अभी भारत सरकार जब तक कंक्लूजन पे नहीं, बॉलीवुड भारत सरकार के कंट्रोल में है, फिल्में नहीं चलेंगे हिंदुस्तान में, कोई म्यूजिशियन वहां का यहाँ म्यूजिक के लिए नहीं आएगा। दीपक जी, मैं युवा प्रवक्ताओं को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, पर उनके साथ दिक्कत ये है कि पूरी बात एक लाइन सुनकर ही रिएक्ट कर देते। जरा आरपी सिंह साहब को कंक्लूड करने दीजिए, उनकी बात का मतलब पूरा साफ हो जाने दीजिए, फिर मैं भी ताली बजाऊंगा आपके साथ जी। आरपी सिंह साहब। दीपक जा ताली तो इस बात पर जानी चाहिए जो आपके साथी दल, अब देखिए वो जवाब से हट जाएंगे। अखिलेश यादव जब सब पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव का टाइमिंग पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पर आएंगे। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब उस पर भी आऊंगा। मैं ताली बजाने की बात कर, ताली बजाने मैं समझ गया। तो ताली बजाइए ना, फिर बीसीसीआई भेज रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को, और आप ताली बजाते रहिए कि बीसीसीआई आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपकी सरकार फिर क्या है? नपुंसक सरकार है। बीसीसीआई नहीं कंट्रोल कर सकते आप लोग। इस तरीके के कमेंट सरकार क्या है? नहीं करूंगा दीपक झा, इस क्या सरकार है? ये इस तरीके के हमले नहीं। हाँ, सरकार ताली बजाने के लिए है। ठीक है, अभी हो गया। अब सभी को मौका। आरपी सिंह साहब बोलिए। देखिए अगर इस ढंग से डिबेट चलिए तो मुझे माफ करिए, दीपक झा को बुलवा लीजिए। नहीं दीपक जी थोड़ा संयमित रहिए, मैं आपको पूरा काउंटर का मौका दूंगा। मैं आरपी सिंह साहब के पास आपके पास आऊंगा जी। बिल्कुल बोलिए। ताली तो इस बात पे बजानी चाहिए जो राहुल गांधी ने अपना अंगूठा काटकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, आज तक पता नहीं। ताली इस बात पे बजानी चाहिए राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के वो छोड़ दीजिए, सुनिए साधन से पैसे आए, मुद्दे पर यही कारण है, यही कारण है। डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं डिबेट का यही राहुल गांधी में डिबेट है ही नहीं सर। ये नहीं डिबेट इसी बात पे कि ये बार बार सब ये बातें क्यों कहते हैं, क्यों दोहराते हैं? क्योंकि इनकी जेब में पैसे जाते हैं जी। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं। मैं आपसे सिर्फ उन सवालों के जवाब चाह रहा हूं जो मैंने 2 सवाल कांग्रेस पार्टी के मुतालिक पूछे हैं आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो सुरक्षा में चूक हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार ने मानी कि हाँ हुई, लेकिन कौन जिम्मेदार है, उस पर क्या एक्शन हुआ? और दूसरा सवाल जो नुकसान हुआ उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया? मैं उसका उत्तर देता हूं, पर यह खबर जरा देख लेनी चाहिए जिसमें अजहर मसूद सर पकड़कर बैठे कि हाय मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे परिवार के 14 लोग क्यों मारे गए। ये खबर थी ना, हेडलाइन थी अखबार में। परंतु इनको ये सब दिखेगा नहीं, इस बात पे ताली नहीं बजाएंगे, ये ताली बजाएंगे। मैं जो कह रहा था, बात आपने मेरी बात काट दी बीच में कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ अंगूठा काट कर दिया हुआ राहुल गांधी ने अपना। तभी जब डोकलाम हो रहा होता है तो यहाँ के चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं, यहाँ पे चाउमीन खा रहे होते हैं वो। तो इसलिए खा रहे होते हैं ना कि इनको देश प्यारा नहीं है, इनको चाइना प्यारा है। और जो अगली बात है, अरे जो आतंकी है 1000 बार कोशिश करते हैं, एक बार सफल होते हैं। इनके समय में 127 बार वो सफल हुए थे। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक वह लगातार, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक हमले करते थे। कोई देश का हिस्सा नहीं बचा था यहाँ पर हमले नहीं होते थे। वो मलफोर्ड जो यहाँ पर एम्बेसडर था, उसका स्टेटमेंट याद है कि सरोजनी नगर में हमले हो रहे हैं वो, और पाकिस्तान हमले कर रहा है ताकि यहाँ पर ये इनको उकसाने के लिए। और ये क्या करते थे, नहीं, पाकिस्तान बेचारा देश है, बेचारा देश है। वो जो 1000 लोगों की हत्या हुई इनके दौरान में, उस समय दीपक झा बाबू मैंने एक बार नहीं ठोका, आपको अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे लोग बोलिए सर, आप बात खत्म कीजिए। तो वो समझना चाहिए कि वो 1000 लोगों की जो हत्या है उसका जवाब नहीं इनके पास। वो अटेम्प्ट करते हैं, परंतु आज पिछले 10 साल में आप बता दीजिए कश्मीर में हमले हुए, परंतु कश्मीर के बाहर कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है क्या कभी कहीं? वो ये आपको ये विज्ञापन याद है लगा रहता था कि ट्रांजिस्टर बम और टिफिन बम से चिंता करिएगा आप, ये विज्ञापन हर बस के अंदर लगा रहता था इस प्रकार का। तो वो स्थिति थी। आज उस स्थिति से निकलकर आज हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है जब फली मेजर साहब जो एयरफोर्स चीफ थे उनके हाथ बांधकर मना कर दिया कि आप हमला मत करना, बेचारा पाकिस्तान आतंकवाद से प्रताड़ित है, वो पाकिस्तान भी तंग होता है, बलूचिस्तान में हम लोग घुसे हुए हैं, ये सब भाषा होती थी।
और आज हम छाती ठोकर कहते हैं अगर आपने दोबारा हमले करने की कोशिश की, आपको इस बार ऑपरेशन सिंदूर से और तगड़ा जवाब देंगे। यहाँ पर इनके सांसद पूछे ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? अरे चुल्लू पर पानी में डूब रहो आप लोग। आप देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए हर वो काम करते हो और चाइना और पाकिस्तान के आप एजेंट बनकर काम करते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं लौटूंगा आरपी सिंह साहब। दीपक एक छोटा सा काउंटर दीजिए। देखिए, चाइना पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, आप चाइना का नंबर भी गिना रहे हैं। तो मैं बताता हूं, इतिहास में नरेंद्र मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 सालों में 22 बार चीन के राष्ट्रपति से गले मिले हैं। हाँ। चीन के राष्ट्रपति को भारत के अंदर बुला के झूला झुलाया है, मंदिर प्रांगण के अंदर उसको चिकन बिरयानी खिलाई है, चिली चिकन खिलाई है। ये नरेंद्र मोदी जी करते। इसके बाद क्या मिला? चिकन बिरयानी। सुनिए, इसके बाद मेन्यू आ गया आपके पास। आप चाउमीन खा रहे थे। चुप करा दीजिए ना, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुद्दों पे तो बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कहा आपको, आप बताइए ना, राहुल गांधी डोकलाम में जाकर जब डोकलाम का युद्ध हो रहा था तो क्या कर रहे थे वहां पर? यही नहीं था। चलिए बोल लेने देते इनको। देखिए 370 हटाया, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस इन्होंने यूटी बना के रख दिया है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को चीन आज वीजा देता है, स्टेपल वीजा देता है, नत्थी वीजा देता है? क्यों देता है भाई? इतनी बार आप जाके पीछे आगे पीछे कर चुके हो। भारत माता के सम्मान को आपने चाइना के ऊपर ठेस पहुंचाया, चाइना के साथ। चाइना आज भी वीजा देता है, नत्थी वीजा, स्टेपल वीजा देता है। अरुणाचल के भाई बहनों को स्टेपल वीजा देता है। आपकी दोस्ती कहां गई? इसमें काम आई। और इन्होंने बम ब्लास्ट की बात करी। मैं गिना देता हूं जरा, अनुराग जी, मुझे पता था भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2014 में 28 दिसंबर बेंगलोर में ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर अटैक 20 मार्च 2015 को, मणिपुर में 4 जून 2015, गुरदासपुर में अटैक, पठानकोट पंपोर में उरी अटैक, बारामूला में अटैक, कहां नहीं हुआ है? नागौर में आर्मी बेस में अटैक हुआ है, सुकमा अटैक हुआ है, भोपाल उज्जैन में अटैक हुआ है, अमरनाथ यात्रा में अटैक हुआ है 2017 में। तो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। कहेंगे तो भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा, देश को बता दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा, शर्मनाक बात है कि बीसीसीआई हमारे कंट्रोल में नहीं है, बीसीसीआई फैसला लेगा। तो बॉलीवुड क्यों किसके कंट्रोल में है? फिर हॉकी टीम किसको कंट्रोल में है? पानी रोक सकते हैं, लेकिन आतंकवाद, पैसे की कमाई, आप व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों की सरकार है। जनता का खून बहे, पहलगाम में मां बहने का आंसू सिंदूर पुछ गए, मांग उजड़ गई, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे। बतौर मीडिया हाउस हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर हम तब तक अपनी मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमारे देश के हक में फैसला नहीं आएगा। सैयद बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है कि आप राष्ट्र के मुद्दे पे राष्ट्र के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आज इस मुद्दे पे राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएंगे। ना कोई मोदी करेंगे, ना कोई इधर उधर की बात करेंगे। सैयद मसूद साहब हमारे साथ हैं। सैयद मसूद साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कितना शर्मनाक है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना चलिए फिर भी मैं एक हद तक सही मानता हूं, लेकिन सवाल उठाने का तरीका ये कि केवल 2 किलोमीटर दूर ऑपरेशन महादेव के तहत वो आतंकी मारे गए। केवल 2 किलोमीटर दूर का मतलब है आपने सही टाइमिंग के इंतजार में उन आतंकियों को रखा हुआ था। मतलब आप आतंकियों के इस मारे जाने के ऑपरेशन को, उन्हें जहन्नुम पहुंचाए जाने के ऑपरेशन को आप राजनीतिक नजर से देख रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है, आपको नहीं लगता? भाई देखिए, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। पार्लियामेंट में जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो इस बात का पर्याय है कि भाई उनको इस बात की चिंता थी कि इतने दिन हो गए उन आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को मारा था, उनका हिसाब ठीक 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हो जाने की चाहिए था। कब हुआ ऐसा किन सरकारों में हुआ? मैं हमेशा याद दिलाता हूँ। सैयद मसूद सुनिए, उसामा बिन लादेन को 10 साल बाद एग्जीक्यूट किया था अमेरिका ने। आप क्या बात कर रहे हैं? 24 से 48 घंटे में आतंकियों को मार गिराया जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि वहीं पे मार गिराया देना चाहिए। आतंकी जब दिखे उन्हें तभी मार देना चाहिए। कंपैरिजन, हाँ बोलिए भाई। उनका कंपैरिजन उसामा बिन लादेन से करके आप ये दिखाने की कोशिश ना। मैं नहीं दिखा रहा, मैं खुद कह रहा हूं कि 24 से 48 घंटे में मार गिराना चाहिए, लेकिन अब जब मार गिराया गया तो उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैं आपके साथ हूं सैयद मसूद। हमारी सेनाएं, हमारी इंटेलिजेंस इस बात के लिए सक्षम थी कि वो 24 घंटे के अंदर ढूंढ के मार देती। अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वो इसीलिए उठाया कि पार्लियामेंट स्टार्ट हो रही है तो एक दिन पहले आप एनकाउंटर करा रहे हैं ताकि मीडिया के अंदर सारी बातें जो है वो ढक जाए और सवाल
कितने पैसे टूटी, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने आज तक उसकी गिनती नहीं बताई। और मुझे पाकिस्तान के पास साथ कई देश खड़े हुए थे, हमारे देश के साथ मुझे पता है। नहीं, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा सर। पाकिस्तान के साथ तुर्की के अलावा, चीन के अलावा और कौन देश खड़ा था सर? अजरबैजान खड़ा था। हाँ चलिए, अजरबैजान खड़ा था, और तुर्की खड़ा था पाकिस्तान के साथ, और चाइना खड़ा था पाकिस्तान के साथ। अमेरिका न्यूट्रल हो गया था। यूरोप के कई मुल्क न्यूट्रल हो गए थे। न्यूट्रल आपका साथ थोड़े खड़े थे। नहीं दिया। उसके साथ मैं कह रहा हूँ दो देश भी खड़े थे। आपके मामले में न्यूट्रल क्यों हो गए? आपकी विदेश नीति क्या कर रही थी? घास चलने गई थी आपकी? किसने कहा कि हिंदुस्तान को लेकर न्यूट्रल हो गए? किसने कहा? नहीं, ये गलत जानकारी। देखिए, फेक न्यूज मत फैलाइए सर। अच्छा, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसे दुरुस्त करते हैं। लेकिन आपको ये चर्चा लगातार सुनने को मिलती रहेगी। कर्नल यूएस राठौर से मैं इस बात का स्पष्टीकरण ले लेता हूं। क्या सर ये सैयद मसूद साहब सही बोल रहे हैं कि दुनिया के देश जो थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इंडिया के साथ कोई देश नहीं खड़ा था? अब देखिए, आप ये यूएस राठौर साहब बोल रहे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। बोलिए सर। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बारे में जो प्रूफ चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने टीआरएफ को बैन किया, यूएसए ने बैन किया, टीआरएफ को एक्यूज़ किया, और सबसे बड़ी बात अनुराग जी ये है कि टीआरएफ का एलईटी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है। इसके साथ जो यूएनएससी की रिपोर्ट किया, भारत कह रहा था कि टीआरएफ जो है वो प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा का, वो बात आज जग जाहिर हो गई है और वो डॉक्यूमेंटेड हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया, और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वहाँ पर से टीआरएफ का नाम हटाने की कोशिश की थी रिपोर्ट में, वो भी मीडिया में निकल आई, तो उससे पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया। तो ये कहना गलत है कि हमारी विदेश नीति लचर है या हमों जब भी कोई ऑपरेशन बड़ा होता है, आज की तारीख में आपको जो महाशक्तियां हैं या दूसरे देश हैं जिनके साथ आपके दूसरे इंटरेस्ट हैं, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। एक तरफ आप कह दें कि हम उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे, दूसरी तरफ वो अगर 200% का टैरिफ लेके आएंगे, तब आप कहेंगे नहीं ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें पर्दे के पीछे चलती हैं, इनके साथ में आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अगर आपका विदेश मंत्री कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था और ये वस्तु स्थिति है, तो जब तक आप अपने मन की बात नहीं किसी के कान से सुन लेंगे, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये मैं ऑपरेशन बालाकोट से लेकर आज तक का देखते आ रहा हूं। पहली चीज़ है कि हर पार्टी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम करती है, सब एग्रीड है, लेकिन आप जो है जीरो सम गेम खेल रहे हो। आपको बालाकोट में आपने सबूत मांगा, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगा, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो निगेटिव चीज़ खेली, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। आज हालत ये है कि आपको लोग जो है चाइना, पाकिस्तान, कुछ हद तक अमेरिका की डीप स्टेट समझने लगे। तो ये जो आप वहाँ बात करते हैं, इसके साथ जो है आपको मिला क्या, आपको पॉलिटिकल माइलेज क्या मिला, ये बता दीजिए। आप मुझे नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से या किसी से उतना वो नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप बात करें कि आप अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप कहां खड़े हैं? हर बार आप गलत चीज उठाते हैं और हर बार लूज करते हैं, हर बार लूज करते हैं, और ये हर बार हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि आपने ऑपरेशन के नाम क्यों रखे? आप ये बताइए, अमरनाथ यात्रा के ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन शिवा है। जब 500 कंपनियां वहां पर सुरक्षा दे रही हैं, उस समय तो किसी ने नहीं कुछ कहा। अच्छा चलिए, आप ऑपरेशन बालाकोट का क्या नाम रखा गया था? वो तो किसी भगवान के नाम पे नहीं था, ऑपरेशन बंदर था। कहीं तो नहीं हनुमान जी, सुग्रीव या अंगद नाम नहीं रखा किसी ने उस वक्त। तो इसको आप जर्नलाइज ना करें। महादेव नाम की वहां पीक है, लिडवास फॉरेस्ट में महादेव पीक है, उसका नाम रख दिया।
2 यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, 24 राष्ट्रीय राइफल जो कि एक्चुअली बिहार रेजिमेंट की है, और एक 4 SF है, 4 पैरा SF। ये वहां पर वो ट्रुप्स को मनोबल बढ़ाने के लिए नाम रखा। अब उसके ऊपर आपने सवाल उठाया। एक चीज और कहना चाहूंगा कि पकड़ के रखा था इसलिए मारा, पकड़ के रखा था। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहलगाम के हत्याकांड के बाद 96 डेज के बाद ये इनका फैसला हुआ है। इसके बीच में इंडियन आर्मी ने 45 मेजर ऑपरेशंस किए, जिसमें 29 टेररिस्ट मारे गए हैं। 3 निकाल दीजिए इस वाले को। तो अगर इंडियन आर्मी को यही था, किसी भी इनकाउंटर में बता देती कि ये पहलगाम वाले मार दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो नहीं। जिज्ञासु का रुख करूंगा। सर मैं लौटूंगा आपके पास। आपकी किसी भी बात पर किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कर्नल यश राठौर, मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत, जिज्ञासु जी, हमने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने किस तरीके से सवाल उठाया था कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था। अब UNSC की रिपोर्ट है, TRF की तरफ इशारा किया है, कहा कि लश्कर की बिना सपोर्ट के ये पहलगाम हो ही नहीं सकता था। आपकी सहयोगी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए इस तरीके के राष्ट्र विरोधी बयान देने से पहले? नहीं, मैं तो यह कह रहा हूं अनुराग जी कि इस देश में हर कोई इस देश से प्रेम करता है। हाँ। और हर किसी का अनुराग अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा के लिए लगा हुआ रहता है। हम किन्हीं की निष्ठा पर सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति से बचें, और हर किसी को यह हक है जानने का कि जो किसान कौम के लोग हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे अधिकांश संख्या में सीमा पर जाकर इस देश की हिफाजत करने में जुटे रहते हैं, इस देश की सरकार या जो कोई भी विधायिका के अंदर बैठे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपने अतीत से सबक नहीं सीखना चाहिए क्या? अगर हमने पुलवामा से सबक लेते हुए एहतियात बरता होता, विजिलेंट रहे हैं, हम उस पर भी सवाल नहीं कर रहे, लेकिन इस पहलगाम के दौरान एक सवाल हर देशवासी के मन में है कि जहां इतनी संख्या में पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? और सेना के अंदर से यह बात आई कि अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने अवरुद्ध करके रखा है, और पिछले 3 सालों में 1,80,000 लोगों की सेना में भर्ती ही नहीं हो पाई, और हम क्या लेकर आ गए? अग्निवीर। तो मैं तो यह अपील करूंगा, और इस संसद में इस बात पर बहस हो कि हम अग्निवीर को पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दें, और जो पुरानी व्यवस्था है सेना के अंदर, उसको हम बात करें। इससे मनोबल गिरता है। नहीं, ये लिंक है। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि विदेश नीति जो है वह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अब तक की भारत की स्वीकृत और घोषित विदेश नीति रही है कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। यह वही देश है जहां सातवां बेरा करके धमकाता रहा अमेरिका। निक्सन ने यह हिमाकत करने की कोशिश की, इस देश की प्रधानमंत्री को इंतजार कराने की कोशिश की, और वहां हमारे देश की स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लौट आई, और ये 7वां बेरा हिचकोले खाते रह गया, और एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हो गया। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में $1 अरब की किस्त की मंजूरी दी। उसी से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन देने का निर्णय किया, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन दिए। और 2 ही दिन बाद इसी पिछले 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा करते हैं, क्या गुडविल जनरेट करने के लिए भी जो एक सर्वदलीय शिष्टमंडल को भेजा गया, उससे क्या हासिल हमारा हुआ है? क्या कूटनीति में हमको थोड़ी संजीदगी नहीं बरतनी चाहिए? और अगर यह मांग है कि बड़बोले ट्रंप, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई भला आदमी है, यही लोग हवन कर रहे थे ट्रंप के लिए, यही लोग वहां की बात ट्रंप सरकार कर रहे थे। ऐसे झूठे, ऐसे बेहया आदमी हमारे देश की संप्रभुता को अगर ये नीचा दिखाने की कोशिश करे, 29 बार ये कहे कि नहीं हमने वॉर रुकवा दिया, ये कौन सा व्यावसायिक
कौन सा व्यावसायिक दबाव? क्या अडानी का कोई कारोबार चल रहा है जिसके चलते इस सरकार ने बीच में मैं चाहूंगा कि आरपीसी इसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले संगीत रागी साहब का रुख करूंगा, ऋतुराज भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करूंगा मैं। यहां संगीत रागी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हमें इतना भरोसा था कि वो पहलगाम नहीं होने देती, और चलिए हो भी गया, तब भी इतना भरोसा था कि 24 से 48 घंटे में आतंकियों को मार गिराया जाता। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या सुरक्षा एजेंसियों पर और देश में सरकार जो चल रही है उसकी इच्छा शक्ति पर सवाल उठाना गलत है? अनुराग जी, देखिए, कश्मीर अभी भी एक वार जोन है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और यदि कश्मीर में यदि आप ये समझ लें कि घटनाएं ऐसे छिटपुट नहीं होंगी, तो आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर पिछले 70 साल से जिहाद चल रहा था। आपने उसकी दांतें तोड़ दी हैं, तो छोटी बहुत कार्रवाइयाँ इस प्रकार की होती रहेंगी। इज़राइल इतना पुख्ता देश है, उसकी एजेंसियाँ इतनी तेज़ तर्रार है, इसके बावजूद भी वहाँ घटनाएं घट गईं, और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया अभी तक नहीं मारे जा सके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं घट जाती हैं उसको तुरंत ही कोई अंजाम दे दे, उनको तुरंत ही पकड़ लिया जाए, खास करके तब जब वो बॉर्डर का एरियाज हो। तो इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए यही है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जब पूछती है ये सवाल, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि उसके समय कश्मीर और क्या पूरे देश में किस प्रकार से आतंकवाद सर पर चढ़ा हुआ था। तीसरी बात मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के है। अभी एक बंधु ने सवाल किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये किया, सिक्योरिटी काउंसिल में किया। उनको जानना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंटशिप होता है वो रोटेशन के आधार पर होता है, वो कोई ऐसे नहीं होता है, और उसी के अनुसार उसको अध्यक्षता भी मिली है। चौथी बात कि ये भी हमको ध्यान में नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो भी पाकिस्तान के लिए कर रहा था, वो ईरान में अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन करने वाला था। इसी संदर्भ में पाकिस्तान को अपने साथ लेने की कोशिश में ऐसा किया। वो भारत के खिलाफ जाने के लिए ऐसा नहीं किया, वो पाकिस्तान को यूज करना चाहता था। इस बात को हम अच्छी तरह जान लें। चौथी सवाल, जब राहुल गांधी कहते हैं कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती है, उनको डिफेंस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये बचकानी बात कोई 10th क्लास का आदमी कहे कि एक PhD स्कॉलर को उसको रिसर्च नहीं आता है, तो ये ऐसी ही बात है। तो राहुल गांधी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिला? मुझे ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी के पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे वो सरकार को संसद में घेर पाएगी, और राहुल गांधी को शुरुआत में बोलते हुए मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि कहा, शब्दों का चुनाव, जिस प्रकार से ट्रंप को लायर है, ऐसा है, कूटनीति की भाषा नहीं होती है जी। किसी से भी पूछेंगे तो ये 10 क्लास का एक उच्छृंखल बालक तो बोल सकता है, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा कूटनीति की भाषा में इस प्रकार की भाषा किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए किसी संसद में नहीं किया जाता है। पांचवी अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, अंतिम बात 10 सेकंड में खत्म करता हूं, 10 सेकंड में खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने पूरे कांग्रेस की और विपक्ष की बखिया उघेड़ दी। खास करके गांधी परिवार ने देश के साथ क्या क्या किया, वो नेहरू जी से लेकर के, और मैं तो कहता हूं आप 1948 का 1949 का 15 अगस्त 1949 का ही लॉर्ड माउंटबेटन का पत्र पढ़िएगा, तो किस प्रकार से नेहरू ने युद्ध को रुकवाया और सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। यह देश के साथ गद्दारी था और देश के साथ विश्वासघात था। फिर 62 का चुनाव गिना दिया, फिर तिब्बत कैसे गिरवी रख दिया, तिब्बत चीन को कैसे सौंप दिया, सारी इतिहास के पन्ने निकाल करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को नंगा करके प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया कि किस प्रकार से गांधी परिवार ने देश के हितों की बलि चढ़ाई। साहित्यिक शब्दों तो ये आप देखिए, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पिटाई करवा ली। ठीक है, कांग्रेस पार्टी
दीपक झा, देखिए वैचारिक रूप से नग्न लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे चैनल पे, भले वस्त्र धारण किए हुए हैं लेकिन वैचारिक रूप से नग्न है। इनके पास नरेंद्र मोदी के सिवा बचाने के लिए कुछ है नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो बताएं सिर्फ राहुल गांधी और नेहरू गांधी पे बात करते हैं, ये लोग बताएं कि जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि 1:05 पे हमने अटैक किया और 1:35 पे हमने रात में उनको पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक क्यों करते हो भैया? क्यों देश के साथ गद्दारी करते हो? एक तरफ आपके नेता कहते हैं 6 महीने नरेंद्र मोदी जी को दे दो, इसका जवाब आप ही से 6 महीने हमको दे दो, ये तो ओके हमारा होगा। पाकिस्तान को कहते हैं बेचारा देश, देश की संसद भवन के अंदर बेचारा देश कहते हैं कि पाकिस्तान बेचारा देश है, आतंक से प्रताड़ित देश है। आपके पास आ रहा हूं, आरपी सिंह साहब, आप ही के पास आऊंगा। इसके बाद चुप करा लीजिए, धैर्य रखिए, आपका वक्त आएगा। सुनिए, बातें हैं कि जब शीशा दिखता है इन्हीं का वक्त चल रहा है, इसीलिए अब ये लोग कहें दोबारा पीओके की बात नहीं करेंगे। संसद भवन के अंदर कल रक्षा मंत्री ने कह दिया है पीओके लेना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो पाकिस्तान के साथ गलबैया करना है। हम पाकिस्तान को डराएंगे, पाकिस्तान हमको डराएगा और हम भारत में राजनीति करेंगे, लोगों के खून बहाएंगे, लोगों का खून बहेगा और उस पर भारत पर राजनीति करेंगे। हम कभी राजनीति सेना के नाम पे नहीं करते, भविष्य में कभी हमारी पार्टी सेना के नाम पे राजनीति नहीं करेगी। हमें किसी ऑपरेशन पे फायदा नहीं चाहिए, हमें किसी ऑपरेशन पे वोट बैंक नहीं चाहिए। 26/11 में जो खून बहा था उसका फिर क्या करा कांग्रेस पार्टी ने? आपकी सरकार थी यूपीए की, क्या कर लिया था आपने? बताइए मुझे, सुनिए, क्या किया था? मैं बता रहा हूं आपको, 26/11 पे खून बहा, हमने उसकी जिम्मेदारी ली। हमने नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कसाब को कलावा बांधा था तो हिंदू बताने की कोशिश। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात टेरर है। टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता है। 2001 में संसद भवन में अटैक हुआ था, किसकी सरकार थी? क्या किया है? फिर आप पाकिस्तान जाते हैं, कंधार जाते हैं, आतंकवादियों को क्या हुआ अफजल गुरु का? फिर क्या करते हैं? क्या हुआ अफजल गुरु का? क्या हुआ? क्या करते हैं? संसद पर हमला हुआ, फिर अफजल गुरु कहां है? मैं वही कह रहा हूं कि अब कसाब कहां है? फिर तो कसाब कहां है? सरकार किसकी थी? कसाब कहां है? सरकार किसकी थी? हमारी सरकार थी। कसाब को पकड़ा, उसको फांसी की सजा हुई। देश की धैर्य रखिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे धैर्य रखिए और भरोसा रखिए। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के काले कारनामे उजागर हो जाएंगे, वक्त आने दीजिए। लेकिन अब ये बताने को तैयार नहीं। ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप कौन होता है? चाचा गृह मंत्री थे, और दूसरी बात है, याद है आपको? देखिए एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि कूटनीतिक राहुल गांधी जी की भाषा गलत हो जाती है कि संसद भवन के अंदर ट्रंप को लायर बोले। तो कूटनीतिक भाषा होती है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएं और कहें कि अब की बार ट्रंप सरकार एक कूटनीतिक स्तर पे कहीं शोभा देता है? किसी देश के लिए शोभा देगा? अनुराग जी, आप जाएंगे दूसरे चैनल के बारे में बात करेंगे? बताइए, देश को बताइए ना, नहीं करेंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी तो कौन से बालक हैं? अबोध बालक हैं, ज्ञानी बालक हैं या बुजुर्ग हैं, 70 साल के हो चुके हैं। अपनी वैचारिक नग्नता से बाहर निकलिए, मन की नग्नता से बाहर निकलिए, नरेंद्र मोदी से बाहर निकलिए। देश नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी से बाहर निकलिए। 140 करोड़ लोग हैं, वो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की ओर आंख उठा के कि पाकिस्तान का पानी तो बंद कर दिया, हमारी देश की माताओं बहनों का सुहाग सिंदूर तो उजड़ गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप बीसीसीआई को आगे करके मालामाल कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 आतंकी मारे गए, 11 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अभी कंफर्म नहीं है कि क्या कंफर्म नहीं है? अभी आपको सबूत चाहिए? अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर दिया भैया। अरे कंफर्म कर दिया 3 आतंकी जो पहलगाम से, मैं कहता हूं 3 आतंकी थे, 73 मंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया। कहां आप दीपक जा रहे थे? मारी है, लेकिन कहां आप दीपक जा रहे थे भाई? अभी आप कंफर्म नहीं कर रहे। आतंकी नहीं है ये, पूरा का पूरा पाकिस्तानी एक आतंक मुल्क देश है। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान को नष्ट करने का आपके पास एक सुनहरा मौका था। देश को मत डालिए जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत सरकार का सरेंडर का कारनामा लिखा जाएगा। ये गलत बात है। जब आप भारत सरकार का सरेंडर कहते हैं तो आप अपने देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा ब्लंडर करती है कि जब भी आप कहते हैं कि हमने सरेंडर किया तब आप देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। 1 मिनट, यूएस राठौर, क्या हमने सरेंडर किया? देखिए, इससे बड़ा बयान नहीं हो सकता। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बयान नहीं ले रहा। मैं आता हूं आरपी सिंह आपके पास, लेकिन कर्नल यूएस राठौर, क्या हमने सरेंडर किया? 1 मिनट सुन लीजिए दीपक। नहीं, अभी आपने कहा देश प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूं हमने सरेंडर किया कि नहीं किया। यूएस राठौर, क्या हमने सरेंडर किया? सेना को मत लाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं आप राजनीति में सेना को मत लाइए। आप जब कांग्रेस पार्टी सरेंडर कहती है तब सेना पर सवाल उठाती है। यूएस राठौर, अच्छा सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि अरे आपकी तरह नहीं बोलते भाई, आपकी तरह
तरह नहीं बोलते, बहुत प्रिसाइज बोलते हैं। यूएस राठौर बहुत प्रिसाइज बोलते हैं। मैं आपको दूंगा समय कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये भ्रम जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने पाला हुआ है कि हम इसके साथ पीओके ले लेते हैं। हम क्यों नहीं ले लेते भाई? सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग, जी ये देखिए लॉन्चिंग हो रही। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। ये देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 26, 25, 24 काउंटडाउन। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग हो रही है। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग का ये समय, काउंटडाउन शुरू। इसरो और नासा ने ज्वाइंट लॉन्चिंग की है। पर L40 का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। ये गर्व का विषय है। ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है निसार, ये घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखता है। निसार सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। GSLV F-16 रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है, आपको बता दूं इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये गर्व का विषय है, ये गर्व का क्षण है। 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 burnout. सफलतापूर्वक निसार की लॉन्चिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नासा और इसरो के सहयोग से बना ये सैटेलाइट अपने काम पर निकल चुका है। अंधेरे में भी देख पाने की क्षमता का लाभ इसमें साफ तौर पर मिलेगा। ये लॉन्चिंग की तस्वीर जिस वक्त निसार को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देख 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देख 4, 3, 2, 1, 0. निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दोनों स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर के इसे विकसित किया है। पूरी धरती पर निसार की नजर रहेगी। अंधेरे में देख पाने की क्षमता इसकी बेमिसाल है। चलिए डिबेट पर वापस आते हैं। यूएस राठौर साहब, बहुत गर्व का विषय है और एक गर्वपूर्ण बात आप भी कर रहे थे, अपनी बात खत्म कीजिए। जी हाँ, बहुत गर्व का विषय है। आज मैं ये कह रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में ये विपक्षी पार्टियों का एक ये जो सरेंडर कर दिया नैरेटिव है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया, इसके बारे में कहना था। ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन के तौर पे लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सिर्फ एरिया बता देता हूं, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है।
आप बिना लैंड आर्मी के आप सोचते हफ्ते भर में आप उसे कब्जा कर लेंगे? ठीक है, समय की कमी है सर मेरे पास। ऋतुराज झा हमारे साथ बचे हुए हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है? ऋतुराज, शॉर्ट टर्म अभी चल रहा है। एक सवाल है कर्नल साहब, जो जितना हुआ वो शॉर्ट टर्म था सर, ऑपरेशन जारी है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी गतिविधि होगी, ऑपरेशन सिंदूर अपने जहां पर होल्ड है वहां से आगे बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, नहीं कोई गुमराह, अरे ये गुमराह करेंगे देश को, कमाल कर रहे हैं। जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह नहीं की है, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। अरे भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, ये तो याद रखिए, ये कर्नल यूएस राठौर हैं, ये देश को गुमराह करेंगे। इससे बड़ा एलिगेशन आप नहीं लगा सकते किसी सैनिक पर। ठीक है ऋतुराज, समय की कमी है। ऋतुराज, धन्यवाद अनुराग जी, फाइनली आप हम तक पहुंच गए। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम 10 बार बुलवाया होगा। भाई आप ही के साथी हैं, न बुलवाता तो अब भी आप नाराज हो जाते। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का तकरीबन भाषण दिया, लेकिन 2 सवालों का जवाब नहीं दिया जिसका इंतजार सारा देश कर रहा था कि भाई ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने बार बार एक बात कह करके पूरे सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न तो खड़ा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट होता है, वहां से एक शब्द कह देते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तब भी नहीं कहते ऋतुराज भाई ये बात। लेकिन ऋतुराज जी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तब भी ये बात नहीं कहते। जिस अंदाज में कहा गया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, वही वो है जो आप चाह रहे हैं सुनना। अंदाज, आप अपने अंदाज में उसे सुनना चाह रहे हैं, वैसा तो नहीं हो सकता। आप नाम नहीं ले पा रहे, आप जो है तो कोई आदमी बार बार कह रहा है देश का अपमान कर रहा है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा ऋतुराज, आज आपको कम समय दे पाया, लेकिन मेरा समय खत्म हुआ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस अंदाज में वो ट्वीट करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट का एक्स पर पोस्ट जो उन्होंने डाली है, उसका ये स्नैपशॉट आप देख रहे हैं। 25% टैरिफ का ऐलान किया है भारत पर। 1 अगस्त से इसे लागू माना जाएगा। मुझे लगता है कि इस बड़ी खबर ने हमारे देश के विपक्ष को भी जवाब दे दिया होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। पूरा एक डिस्क्रिप्टिव एक्स पर उन्होंने अपने पोस्ट का स्नैपशॉट डाला है। चलिए, आज के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।